ये संजय राउत नाम का भोंगा, वो सुषमा अंधारे नाम का एक भोंगा, ये जब बसता है, बाला साहब के बारे में क्या नहीं क्या बोला है उसने, लेकिन आज खुद के स्वार्थ के लिए उसको उद्धव ठाकरे साहब ने प्रवक्ता बना दिया। उत्तर भारतीय नहीं थे ना, उसके अंदर मराठी भी थे, उत्तर भारतीय भी थे, हर समाज के लोग थे, लेकिन दिखाया क्या जाता है, उत्तर भारतीय को हटाए, मराठी शब्द निकलने के बाद जिसके हाथों पे हाँ वो मराठी। ये राजकारण है, लेकिन कुछ अपने एथिक्स होते हैं, हम उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धव साहब ने सब कुछ छोड़ दिया। बाला साहब के बाद में एक बाला साहब थे, आज बाला साहब के बाद में अगर कोई हिंदुत्ववादी चेहरा, हिंदुत्व के लिए बोलने वाला एक निडर आदमी कोई होगा तो राज साहब ठाकरे। कहता है यहाँ पे अगर कोई आके बोलेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम 100 करोड़ हो ना, हम 25 करोड़ है, वो एक लुक्का क्या नाम है उसका, ओवैसी, वो भोगता है, बात करता है 100 करोड़ 25 करोड़। अरे घूम रहा सिक्योरिटी में और पटेली कर रहा है। अरे पटेली हमको भी आती है करने। क्या कहेंगे, किस तरह की की एक्साइटमेंट देख रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में? जो महाराष्ट्र सेना के जो कार्यकर्ता है, क्या देख रहे हैं? कार्यकर्ता इतने खुश हैं, कार्यकर्ताओं को तो खुश होना ही है क्योंकि राज साहब का आदेश है, लेकिन चांदीवली विधानसभा की जनता बहुत खुश है। उन्होंने जो 5 साल मेरा काम देखा, जिस तरह से 5 साल जनता के लिए हम दौड़े, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी टीम चांदीवली विधानसभा में जिस तरह से दौड़े और काम को रिजल्ट दिया है जिस तरह से, लोग भी बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ है कि एक नया चेहरा चांदीवली में हमको चाहिए था। इतने सालों से परेशान है चांदीवली विधानसभा, पिछले 25 सालों से परेशान है। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक अच्छा चेहरा, काम करने वाला चेहरा राज ठाकरे साहब ने दिया है, तो लोग भी बहुत खुश है। तो क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, एक्चुअल में चांदीवली के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि ये सबर्बन मुंबई का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, क्या मुद्दे नजर आते हैं यहाँ के? देखिए, यहाँ पर इतने सारे मुद्दे हैं। चांदीवली विधानसभा में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग को 24 घंटा पानी है, यहाँ पर सर्विस सेंटर को 24 घंटा पानी है, यहाँ पर टैंकर माफियाओं को 24 घंटा पानी है, लेकिन जो आम जनता जो बिल भर रही है, जो वोटिंग कर रही है, जो आमदार बना रही है, जो नगर सेवक बना रही है, जो खासदार बना रही है, उनको 24 घंटा पानी नहीं है। तो सबसे पहला काम जो मैंने एक 8 से 10 मुद्दे मैंने रखे, उसमें एक काम मेरा होगा पानी का मुद्दा। उसके बाद में आप देखेंगे तो साकिना का में आना बोले तो हमारे या घर वाले या हमारे मेहमान सब परेशान हो, अरे साकिना का जाना है, असलफा जाना है, ट्रैफिक, यहां पर इतनी बड़ी ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करता है। अच्छे अच्छे आमदारों ने आंदोलन किए, भूख हड़ताल किए, अनशन पे बैठे, लेकिन आखिर होता क्या है, कुछ दिन आरटीओ वाले ट्रैफिक को लगाम लगाने आते हैं, फिर पता नहीं कि क्या हो जाता है, सब वैसे का वैसे चल रहा है। आज भी साकीनाका के अंदर ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास खेलने के लिए मैदान नहीं है, अच्छे अच्छे गार्डन नहीं है, जो जूने गार्डन है उनके ऊपर सिर्फ बोर्ड बदली किया जा रहा है। यही सब काम 5 साल में चालू है। यहाँ पर अब जहां पर सीसी रोड हो रहे वहां पर ठीक है, बाकी तो इतने खड्डे हैं चांदीवली विधानसभा में। आज भी आप अगर घूमेंगे तो आप देखना कि रोड के काम भी इस तरह से छोड़ दिए, सिर्फ नारियल फूट रहे, यहां पर नारियल फोड़ दिया और एक एक रोड के 4-4 बार नारियल फूट रहे, लेकिन रोड के काम नहीं हो रहे। ये सब परेशान है जनता चांदीवली विधानसभा की, और आने वाले वक्त में जनता जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा हमें ये भी नजर आता है ना, जैसे कि यहाँ पर 2 बड़े जो फेस हैं, एक कांग्रेस की तरफ से नसीम खान और दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से दिलीप लांडे, जो कि भगवा नेता कहलाते हैं, हिंदुओं के नेता कहलाते हैं। उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, भगवा नेता खुद को कहना कि मैं भगवाधारी हूं और जनता ने कहना कि ये हिंदुत्व का काम करता है, उसमें बहुत फर्क है। हमारे चांदीवली में इलेक्शन जब आया तो उसके 1-2 महीने पे मैं भगवाधारी ये चालू हो गया। भगवे के लिए किया क्या? हमारे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि राम पालकी निकलती थी हमारे यहां से, राम पालकी झरी मरी के अंदर से जाती थी, लेकिन वो राम पालकी उस वक्त के आमदार ने बंद करा दी, या जो भी विषय हुआ रहेगा, कुछ वहां पर हुआ रहेगा, उसकी वजह से राम पालकी वहां से जाती है, लेकिन 4 लोग जो उठा के जाते हैं उन्हीं लोगों को जाना पड़ता है, बाकी सबको बाईपास जाना पड़ता है। 2019 में चांदीवली की जनता ने एक हिंदू चेहरा देख के, और बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, या हिंदुत्व को जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दे पर कि हमारी रामपाल की पहले जैसी जाती थी वैसे ही वहां से जानी चाहिए, उस मुद्दे के ऊपर जिता के दिया था। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
आज भी उसी तरह रामपाल की जाती है, अंदर से 4 लोग लेके जाते हैं, बाकी सब बाईपास जाओ, वही होता है और कुछ नहीं। एक चीज नहीं कर पाए तो और आप क्या करेंगे हिंदुत्व के लिए? खुद को हिंदू कहना, और चांदीवली की जनता अगर आपको कहती है कि हिंदुत्व के लिए, आप पूछ लेना चांदीवली विधानसभा के अंदर जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो लोग, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं मेरे पे, राज साहब के आशीर्वाद से लोग एक बार 100% पहला डायल मेरे नंबर पे करते कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम है तो महेंद्र भानुशाली को कॉल करो, वो जरूर आ जाएंगे। हम किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है और ना हम किसी प्रार्थना के विरुद्ध में, ना हम मुस्लिम धर्म के विरुद्ध में है, ना हम अजान के विरुद्ध में। हम किसके विरोध में आवाज उठाते? जो कुछ दंगलखोर है, जिन्हें हुल्लड़बाजी करने का पसंद है, हिंदुओं को त्रास देने का पसंद है, उसके विरोध में मैं जरूर खड़ा होता हूं। क्योंकि बात मेरे अगर हिंदुत्व की आएगी तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आप थोड़ी देर पहले अगर यहाँ आए रहते तो आपको दिखा रहेगा कि यहाँ पे कम से कम 25-50 मुस्लिम लोग आए थे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही उनके गटर का काम करके दिया। तो लोग काम को भी मानते हैं, वो कहते कि हमारे खुद के लोग ने हमारा काम नहीं किया 20 साल, 5 साल वाले ने कुछ काम नहीं किया, आप आए तो कुछ तो शुरुआत हुई। तो लोग उस तरह से भी देखते। और रह गई बात भोंगे की, तो राज साहब का आदेश था और भोंगा बजना चाहिए, मैंने बजाया, उसके लिए मैंने बहुत कुछ सहन भी किया। हमारे लोगों ने पुलिस के ऊपर दबाव डाल के मुझे तड़ीपार भी करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं मेरे कभी धर्म के लिए मैं कभी पीछे हटा नहीं और ना कभी हटूंगा। लेकिन मनसे की बात होती है तो डर ये भी लगता है ना, कल को हम वोट देकर जिता दें, उसके बाद एक सो कॉल्ड वो मनसे के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा जाता है हर जगह, कि खबरें सुनते हैं कि कहीं यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, यहाँ पर नॉर्थ इंडियन उत्तर भारतीय को मार दिया उन्होंने, किसी ऑफिस में घुस गए, उसे कैसे टैकल करोगे आप? ये तो रियलिटी है ना यहाँ की। देखिए कैसा है, हम घुसते हैं और हम गुंडे हैं। अगर लोग हमें कुछ मुद्दों के ऊपर गुंडे कहते हैं तो हम गुंडे होना भी पसंद करेंगे। हम गुंडे कब बनते हैं? जब एक कंपनी 50-50, 100-100 लोगों के पगार नहीं दे रही है, उस वक्त हम उस ऑफिस में घुसते हैं। अगर वो पगार नहीं देता तो हम उसके ऑफिस भी तोड़ते। अगर वो पुलिस में जाते तो पुलिस कहती है ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में बेचारों को 5-5 साल लग जाते। लेकिन आप भी तो कोर्ट जा सकते हो, आप भी लॉ का सहारा ले सकते हो ना। आप समझे नहीं मेरी बात, कोर्ट को बहुत टाइम लगता है और वो गरीब लोग होते, उनके पास कोर्ट के अंदर वकील लोगों को देने के लिए पैसे नहीं होते। इसके लिए वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ऑफिस में आते। उनको पता है कि राज ठाकरे साहब के कार्यकर्ता काम करेंगे, तब जाके हम उस ऑफिस में घुसते। हम उस ऑफिस की अगर पैसा नहीं दिया तो हम डायरेक्ट जाके किसी की तोड़फोड़ नहीं करते। पहला उसको कहते हैं कि भाई इनका पैसा बाकी है, दे दो। अगर उसने अन्याय किया तब जाके हमको तोड़फोड़ करनी पड़ती है, और अगर उसके लिए गुंडा बनना पड़े तो हम गुंडे भी तैयार है। दूसरी बात आपने कही कि उत्तर भारतीय समाज की, देखिए महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीय समाज के विरोधक नहीं है। उन्होंने कभी उत्तर भारतीय समाज का विरोध ही नहीं किया। आज यहां पर जो 50 साल से 60 साल से जो लोग रह रहे हैं यहां पर, अगर वो खुद को मराठी नहीं समझते और वो यहां पर कहेंगे कि हाँ मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं गुजरात से आया हूं, मैं इधर मराठी भाषा नहीं सिर्फ बोलूंगा, मैं मराठी भाषा को गिनता नहीं हूं, मराठी भाषा का अपमान करेंगे, तब जाके एक मन से नहीं खड़ा होता है और वहां पर आप जो कह रहे वो चीजें होती है। आज आपको एक बताऊं, एक होटल था, वहां पर वो होटल वाला सब गाने लगा रहा है, वो बोलता मराठी गाने हम नहीं लगाएंगे, तब जाकर हमको वहां पर जाके गुंडागर्दी करनी पड़ती। आप जिस प्रांत में रहते हो उस प्रांत का मान सम्मान होना चाहिए। अगर राज ठाकरे साहब को पर प्रांतियों के लिए विरोध होता तो महेंद्र भानुशाली आज उम्मीदवार ना होता ना। चांदीवली विधानसभा में महेंद्र भानुशाली गुजराती उम्मीदवार चेहरा दिया राज ठाकरे साहब ने, क्यों दिया? राज साहब यही कहते हैं जो यहां रह रहे वो मराठी है। आपकी जात कौन सी है, आपकी भाषा, आप जहां रहते हो, महाराष्ट्र में आप रह रहे हो तो आप मराठी हो, ये हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगता आपको ये गरीब लोग जो 10,000 15,000 महीने का कमा रहे हैं, उनके ऊपर, उनके धंधे पर अटैक करना, उन पर अटैक करना कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है? ये ऐसा नहीं होता है, ये आप पत्रकार लोगों की देन है। आप लोग हर चीज को जो दिखता है मैं वही मैं बता रहा हूँ। आप लोग घुमा देते हो। जैसे घाटकोपर के अंदर हुआ था, कल्याण डोंबिवली में हुआ था, थाने में हुआ था, तो रेलवे स्टेशन के 100 मीटर में फेरी वालों को नहीं लगना है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमारा तो है नहीं। वो फेरी वालों को हटाया, उसके अंदर सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं थे ना, उसके अंदर मराठी भी थे, उत्तर भारतीय भी थे, हर समाज के लोग थे। लेकिन दिखाया क्या जाता है, उत्तर भारतीयों को हटाया। वो मराठियों को जो हटाया महानगर पालिका ने, वो तो दिखाते नहीं है। इस वजह से लोगों के दिमाग में एक गैर समझ हो जाता है कि राज ठाकरे साहब की पार्टी उत्तर भारतीयों के विरोध में। ऐसा नहीं है। आप जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप देख लो,
एक पानीपुरी वाला फूटा हम्म, और एक टैक्सी वाला। ये दो वीडियो पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीडिया ने चलाए। हम्म, आपने पूछा कि उन टैक्सी को क्यों फोड़ा, उस पानीपुरी वाले को क्यों फोड़ा? उसके बाद में वो क्या बयान देते उससे कुछ मायने नहीं, लेकिन वो टैक्सी वाला जब एक हुज्जत से एक मराठी आदमी मराठी भाषा का अपमान करेगा तो उसको चार चमाट पड़ेंगी ना। आप खुद मुझे बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई जाकर या बोलेगा कि नहीं हम उत्तर प्रदेश को मानते नहीं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, नहीं चलने दूंगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? राज ठाकरे साहब हमेशा ये कहते कि उत्तर प्रदेश को इतना डेवलप करो कि वहां के लोग यहां ना आए। वो लोग बेचारे घर बार छोड़ के यहां पर क्यों आ रहे? अपने बीबी बच्चों को छोड़कर यहां पर मजदूरी क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? वहां कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर कुछ विकास नहीं हो रहा है, इसकी वजह से लोग आ रहे ना। अगर वो आज योगी बाबा की सरकार है, अच्छा काम करेगी, तो वहां से कोई आएगा अपना घर परिवार छोड़ के? कोई नहीं आएगा। मुंबई महाराष्ट्र की एक मर्यादा है। आज ये गुलदस्ता आप देख रहे हो, ठीक है ना? इस गुलदस्ते के अंदर इतनी जगह है, अगर इस गुलदस्ते के अंदर आप और 50 फूल भर दो तो ये गुलदस्ता नहीं रहेगा, ये खराब हो जाएगा, एक दूसरे में झगड़े होने चालू हो जाएंगे। राज ठाकरे साहब ये समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, उत्तर भारतीयों को भी समझाने तो मतलब आप लोग का विरोध है जो बाहर से आते हैं लोग उसका? उनका बिल्कुल विरोध नहीं है। जो यहां पर 50 साल से जो रह रहे हैं उनका क्यों विरोध हो? राज साहब का यह कहना है कि एक लिमिटेशन है, महाराष्ट्र की मुंबई की एक लिमिटेशन है, उससे जब ज्यादा लोग यहां पर आते हैं तो क्या होता है, जो 50 साल से यहां पर उत्तर भारतीय रह रहे हैं उनकी नौकरी भी जाती है, उनको भी नौकरी पे से हाथ धोना पड़ता है। कोई वहां से बाहर से आ गया, वो बोलेगा 20,000 में काम कर रहा हूं, वो बोलेगा मैं 15 में करूंगा, तो वो जो 50-60 साल से जो उत्तर भारतीय रह रहा है उसकी भी नौकरी जाती है, जो 50-60 साल से यहाँ पर गुजराती रह रहा है उसकी भी नौकरी जाती है, जो महाराष्ट्र जो मराठी आदमी यहाँ का मूलभूत जिसका अधिकार है उसकी भी नौकरी जाती है। वो भी 15,000 में क्यों काम कर रहे हैं? वहां 5,000 नहीं मिल रहा है, यहाँ के 10-15,000 मिलेगा तो यहाँ आ जाते। राज साहब का यही कहना है कि वहां पर विकास करो, वहां पर डेवलपमेंट करो कि जिससे वो लोग का बर्डन ये महाराष्ट्र के ऊपर ना है। वो झेल नहीं पाता ना। जिस तरह से हमारी भी एक कैपेसिटी होती है, हमारी कैपेसिटी 50 किलो उठाने की तो हम 50 ही उठाएंगे, अगर हम पे 150 किलो डाल दिया तो हमारी कमर टूट जाएगी। तो उसी तरह से महाराष्ट्र की भी कमर टूट रही है। राज साहब बहुत अच्छी तरह से समझाते, लेकिन मुझे समझ में आया राज साहब ठाकरे, जिस दिन मैं आज आपके माध्यम से बोल रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो दिखा दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई उत्तर भारतीय होंगे, साउथ इंडियन होंगे या गुजराती होंगे, उनको भी समझ में आएगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मन में सवाल तो आता है ना, जब ऐसे स्टेटमेंट सुनते हैं। एक माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का कि अगर हमने वोट दे भी दिया, कल को आप उन पर ही अटैक कर देंगे, उत्तर भारतीय कहकर, गुजराती कहकर, नॉर्थ इंडियन कहकर। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, ऐसा कोई विषय ही नहीं आता है। चांदी वाली विधानसभा में आप इतने उत्तर भारतीय लोग रह रहे, आप किसको जाके पूछिए ना कि किसी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर दादागिरी किया क्या? हम कभी किसी के ऊपर दादागिरी नहीं करते। उल्टा अगर कोई महाराष्ट्रीयन आदमी भी अगर किसी के पगार खा रहा है तो हम वहां पर जाते हैं। जब 100 लोगों के पगार बाकी होते हैं तो हम उसके अंदर चेहरे नहीं देखते कि ये मराठी है, ये गुजराती है, कौन है। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर रह रहा है, इस पगार के ऊपर उसका घर चल रहा है। हम उन सबके लिए वहां पर जाते हैं, उन सबके लिए उनसे लड़ते हैं। हम किसी का जात पात नहीं देख रहे कि उत्तर भारतीय हमें नहीं जाना है। मैं आपको हजारों उत्तर भारतीयों की लाइन लगा दूंगा कि जिनके पगार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने निकाल के दिया है और उन्होंने राज साहब ठाकरे का धन्यवाद भी किया है। अच्छा, मराठी किसे मानते हो? क्या है मराठी की डेफिनेशन? क्या है आपकी नजरों में? मेरे नजर में मराठी मतलब जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने उनके जो विचार है उस विचार को लेकर जो चलेगा वो मराठी। राज साहब कहते हैं ना कि मराठी शब्द निकलने के बाद जिसके हाथों पे ना आ जाए, हाँ, वो मराठी। अगर आपको मराठी से अगर एलर्जी होगी तो कुछ मीनिंग ही नहीं है ना। आज आप देख रहे हैं कि हमारे इतने गढ़ किले बने हुए हैं। राज साहब हमेशा कहते हैं वो विचार है, वो मराठी भाषा के विचार है। राज साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उस वक्त गढ़ किले बनाए थे वो सब विचार है। वो मराठी भाषा आज पूरे एक मराठी भाषा ऐसी है जो पूरे देश के ऊपर उसका छत्रपति शिवाजी महाराज ने इम्पैक्ट डाला था। एक मराठी भाषा ही ऐसी है। कोई भाषा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मराठी भाषा में वो ताकत है। साथ ही हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा आज महाराष्ट्र में इसलिए भी है कि लोग वो हिंदुत्व का चादर पहन पहन कर सामने आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, अब राज साहब भी। देखिए, राज साहब ने इलेक्शन के टाइम पे चादर नहीं पहनी। राज साहब के अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे उनके भूतकाल में,
तो आपको दिखेगा जब आजाद मैदान के ऊपर जब कुछ हुल्लड़गोरों ने एक रजा एकेडमी का कुछ तो आंदोलन था, मोर्चा था, जो रहेगा, उस वक्त कुछ दंगलखोरों ने हमारे महिला पुलिसों के ऊपर गंदी गंदी हरकतें की, उनको मारा पीटा, हमारे जवानों के शहीदों के जो स्मारक है वो तोड़ दिए। तब मुझे एक बात बताइए, कौन से हिंदू नेता ने मोर्चा निकाला? सब घर में बैठे थे मतों के लिए कि अरे बाबा हम इनके विरोध में बोलेंगे तो हमारे वोट चले जाएंगे। एक नेता था, वो थे सन्माननीय राज साहब ठाकरे, जिन्होंने खुद पैदल मार्च निकालकर आजाद मैदान में जाकर खुली धमकी दी और कहा कि अगर मेरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे महाराष्ट्र के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुप नहीं बैठेगी, टाइगर जिंदा है। तो कहां गए थे तभी? मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे साहब कहां गए थे तब? एकनाथ शिंदे साहब कहां गए थे तब? देवेंद्र फडणवीस साहब कहां गए थे? सब अपने अपने घर में बैठे थे, सबको वोट की चिंता थी कि ये हमारे वोट टूट जाएंगे। लेकिन राज साहब को ऐसे वोटों की परवाह ही नहीं है जो महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा का सम्मान न करे और हिंदुत्व का अपमान करेगा। ऐसे वोटों की जरूरत ही नहीं है राज साहब ठाकरे को। अच्छा, एक अभी हाल ही में मुद्दा हुआ था रामगिरी महाराज को लेकर, और इम्तियाज जलील ने एक बहुत बड़ी रैली मुंबई लेकर आ रहे थे। रामगिरी महाराज ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, और क्या आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्या है? देखिए, बात हिंदुत्व की जहां जहां होती है, मुझे रामगिरी महाराज का स्टेटमेंट पूरी तरह से मैंने इतना नहीं सुना है। लेकिन इम्तियाज जलील ने जो एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की चांदीवली महाराष्ट्र के अंदर, वो एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आप आते हो महाराष्ट्र के अंदर शक्ति प्रदर्शन करने, लेकिन इस महाराष्ट्र के अंदर, इस मुंबई के अंदर राज ठाकरे नाम का एक आदमी बैठा हुआ है। शांति से आओ और शांति से अपनी बात रख के चले जाओ, उसी में आप सबकी भलाई है। नहीं तो ये ओवैसी विवेसी, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इम्तियाज जलील है या ओवैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब के बाद में एक बाला साहब थे, आज बाला साहब के बाद में अगर कोई हिंदुत्ववादी चेहरा, हिंदुत्व के लिए बोलने वाला एक निडर आदमी कोई होगा तो राज साहब ठाकरे। और उनको भी पता था कि अगर यहां पर आएंगे और कुछ ज्यादा नाटक करेंगे और फिर एक सभा हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हुल्लड़खोरों को वो राज साहब ठाकरे का डर है, वो चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, साथ ही मराठी वोट को लेकर काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि शिवसेना भी यहाँ पर है और उस तरह भी काफी लोग जा रहे हैं। उनको कैसे आप लोग अपनी तरफ लेकर आओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मनसे से लोगों ने उम्मीद ही एक तरह से छोड़ दी थी, काफी एक गैप हो गया था बीच में, और एक मैनिपुलेशन भी रहा है मराठी लोगों को लेकर। उनको अपनी तरफ कैसे लाओगे, क्या कहोगे? देखिए, मराठी लोगों ने, मराठी है ना, उनका स्वभाव में मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। वो राजा किस्म के लोग हैं। वो एक बार अगर किसको दिल में बिठा लेते तो उसको दिल में बिठा लेते, सर में बिठाना हो तो सर में बिठा लेते, और कोने में रखना तो कोने में भी रख देते। कुछ 2014 में आप पहले देखेंगे तो मराठियों के लिए ही राज साहब ने किया, और राज साहब के 13 आमदार आए, मुंबई में 27 नगर सेवक आई, थाना, यहाँ पर नासिक, बहुत सारी महानगर पालिका पे हमारे मेयर लोग थे। 2014 में नरेंद्र मोदी की एक लाट आई, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण छोड़ दो, अच्छे उसमें बह गए, ठीक है। लेकिन राज साहब ठाकरे वहीं पर स्टैंड रहे, ठीक है, आज लोग जा रहे, जाने दो। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो एक फैक्ट्री है जहां से नेता तैयार होते, तैयार होने के बाद जो स्वार्थी लोग होते वो चले जाते। हमारे जैसे जो राज साहब को मानने वाले, हम यहीं पर है। और राज साहब में वो टैलेंट है, राज साहब में वो एक नेता बनाने की कैपेसिटी है, तो नेता बना देते। उन मराठियों ने सब कुछ देखा, उन्होंने बीजेपी को देखा, उन्होंने 2019 के बाद से मराठी आदमी हो या हिंदू आदमी हो, उनके माइंड चेंज हो गए, विचारधारा बदल गई, मतलब विचारधारा बदल गई है। पहला उन्होंने, आप मुझे बताइए, महायुति, शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। किसके अगेंस्ट लड़ा? राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन सबके अगेंस्ट में लड़ा। हिंदू ने भी वोट दिया, मराठियों ने भी वोट दिया, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये पसंद नहीं थी। लोगों ने वोट दिया, जिता दिया। आपने देखा होगा थोड़े दिन में उद्धव ठाकरे साहब बाहर आते और बोलते, हमें बंद कमरे में कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद देंगे। ऐसा कोई बंद कमरे में कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। कुर्सी की लालच थी, नहीं मिली तो किसके साथ चले गए? जिनके विचार बाला साहब को नहीं पटते। बाला साहब ने कहा था कि अगर मेरी शिवसेना का कांग्रेस होगी तो मैं मेरा पार्टी का शटर डाउन कर दूंगा, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। बाला साहब ने इस यहां तलक कह दिया था। लेकिन आज वही उद्धव ठाकरे,
उनके कुछ भोंगे जो आप देख रहे हो रोज सुबह बसते, कहां जाकर बैठ गए? शरद पवार के पास। शरद पवार साहब कांग्रेस के पास जाके बैठ गए। विचारधारा नहीं है वो। उसके बाद क्या हो गया? 5 साल एक बार सरकार तो बन गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। 2.5 साल के बाद आपने देखा रहेगा कि एक नेता को हिंदुत्व के बारे में कुछ सोचता है कि हिंदुत्व का यहाँ मान सम्मान नहीं है, तो 2.5 साल के बाद वो आ गए, वो मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल में मराठियों के लिए क्या किया? मराठियों के लिए क्या किया मुझे बताइए। मराठियों के लिए अगर किया रहेगा तो सिर्फ राज साहब ठाकरे ने किया है। नरेंद्र मोदी जी को पंत प्रधान का इलेक्शन में बिन शर्त दिया ना पाठिंबा जी पिछली बार। क्या रखा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे खासदार चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ उनकी मुद्दे थे। सबसे पहला मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलना चाहिए, वो तो हो गया ना। वो राज साहब ने रखा ना नरेंद्र मोदी साहब के पास में, और उनका भी धन्यवाद कि जिन्होंने मेरे राज साहब का मान रखा। तो ये बिन शर्त होता है। इसे कहते हैं मराठी भाषा के लिए प्यार करना। कोई स्वार्थ नहीं रखा कि मेरे को 2.5 साल आपने बोला था। राज साहब भी मांग सकते थे कि मुझे 10 खासदार दे दो, मुझे 15 खासदार दे दो, लेकिन ऐसा कोई स्वार्थ ही नहीं होता। राज साहब को सिर्फ मराठी भाषा और हिंदू धर्म के लिए और डेवलपमेंट के लिए प्यार है। मराठी आदमी अब जान चुका है कि ये जो खेल चल रहा है, रोज सुबह उठ के जिस तरह से गंदा राजकारण आपने पिछले 5 सालों में देखा रहेगा, घर तक लोग पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए घर तक, लोग चिड़े हुए, पर्सनल हो गए, सब पर्सनल हो गए। देखो आप, एक ये संजय राउत नाम का भोंगा, वो सुषमा अंधारे नाम का एक भोंगा, ये जब बसता है, मतलब आपको कितना स्वार्थ होता है। यही सुषमा अंधारे, आप 1-2 साल पीछे चले जाइए, बाला साहब के बारे में क्या क्या बोलती थी, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बोलती थी। आई बसली। हमारे देवियों का, हमारे देवताओं का हमेशा उसने अपमान किया है। बाला साहब के बारे में क्या नहीं क्या बोला है उसने, लेकिन आज खुद के स्वार्थ के लिए उसको उद्धव ठाकरे साहब ने प्रवक्ता बना दिया। इतनी लाचारी नहीं होती है। राजकारण है, लेकिन कुछ अपने एथिक्स होते हैं, हम उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उद्धव साहब ने सब कुछ छोड़ दिया। और यही सुषमा अंधारे आज बोल रहे हैं कि हम हिंदू। अरे कुर्सी के लिए हिंदू, और नहीं हो तो हिंदू हमारा अपमान करोगे? यही सब चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मराठी आदमी जान चुका है कि जब मराठी आदमी को प्रॉब्लम होता है तो एक ही दरवाजा उनके लिए खुला है, शिवतीर्थ। वहां पर लोग जाते हैं और उनके काम होते हैं। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, कितने लोग मराठियों के प्रॉब्लम के लिए मातोश्री पे गए? कितने लोग मराठी मुद्दे का प्रॉब्लम है, मराठियों को कुछ प्रॉब्लम है, सागर बंगले पे गए? कितने लोग मराठियों को प्रॉब्लम है तो एकनाथ शिंदे के पास वर्षा पे गए? आप देखो, कभी नहीं जाएंगे। उन्हें मालूम है कि अगर मराठियों को प्रॉब्लम है या कहीं हिंदुत्व को खतरा है तो लोग शिव तीर्थ पे जाते हैं। लेकिन ये भी बात है ना कि सिर्फ मराठियों के वोट से मुश्किल होगा ये इलेक्शन जीतना, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स, खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो सारी कम्युनिटी, सारी लैंग्वेजेस वाले लोग रहते हैं। सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। नहीं, आप मुझे मराठी की बात कर रहे हो तो मैं आपको मराठी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया कि हमें सिर्फ मराठियों के वोट चाहिए। आपने मुझे उत्तर भारतीयों का पूछा तो मैंने आपको उसके बारे में जवाब दिया। महाराष्ट्र के अंदर हर समाज को समझ में आ गया है कि डेवलपमेंट अगर हमें चाहिए तो भी राज ठाकरे साहब है, अगर बात हिंदुत्व की है तो भी हमें राज ठाकरे साहब चाहिए, बात मराठी अस्मिता की है तो भी हमें राज ठाकरे साहब चाहिए। और जो अच्छे मुसलमान है, कल हमारे सलीम मामू बैठे थे शिव तीर्थ पे, आप एक बार जाके मिलो उनसे। जी मुसलमान है वो, लेकिन उन्हें जिस तरह मुझे समझे है कि राज साहब क्या है, उन्हें भी समझे राज साहब क्या है। कोई किसी धर्म, बाकायदा यहाँ पे अगर कोई आके बोलेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तुम 100 करोड़ हो ना, हम 25 करोड़ है, वो एक लुक्खा, क्या नाम है उसका, ओवैसी, वो भोगता है। अरे 15 करोड़ और 25 करोड़ को लड़ाने में वो पड़ा है, 25 करोड़ और 100 करोड़ को। अरे क्यों लड़ाना? आजा अकेला साकिना का सिग्नल पे, तू और मैं है, दो लड़ते देख लेंगे, जो होना है वो। कहां बात करता है 100 करोड़ 25 करोड़? अरे घूम रहा सिक्योरिटी में और पटेली कर रहा है। अरे पटेली हमको भी आती है करने, लेकिन हम कभी किसी धर्म को लड़ाने का नहीं सोचते, हम सब हिल मिल के रहने को सोचते। लेकिन अगर कोई आंग पे आएगा ये ओवैसी जैसे, तो जरूर उन्हें उससे डबल रिप्लाई देने की ताकत हम में है। चलिए, जाते जाते क्या कहोगे जो आपके विधानसभा के वोटर हैं, उन्हें क्या कुछ आप अपनी तरफ से और राज ठाकरे की तरफ से कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा मेरे राज साहब की तरफ से और मेरे तरफ से कि कुछ दिन बाकी है, और मुझे टिकट डिक्लेयर होने की वजह से बहुत लोगों ने प्रयास किए कि बोल रहे थे युति होने वाला है, ये होने वाला है, ये टीवी में देख रहे थे तो खुश हो रहे थे। और
चांदीवली में एक समाज ऐसा है जिनको एक जूना आमदार नहीं चाहिए, कुछ ऐसा वर्ग है जिनको 5 साल वाला आमदार नहीं चाहिए। तो लोगों को एक नया चेहरा नहीं दिख रहा था। अब वो चेहरा महेंद्र भानुशाली राज साहब ने दे दिया, तो आज लोग जिस तरह से मुझे स्वीकार रहे कि नहीं हम खुश है आपको टिकट मिलने का, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जब जिस तरह से खुश है 20 दिन ऐसे ही रहिए, क्योंकि 20 दिनों में उन्हें धमकी दी जाएगी, उन्हें डराया जाएगा, किसी के घर को नोटिस दिया जाएगा जो मेरे साथ घूम रहे, किसी के गोडाउन को नोटिस दिया जाएगा, किसी को मारा पीटा जाएगा, ये सब होगा। किसी को कुछ कवर मिलेंगे, किसी को और कुछ मिलेगा, किसी को और कुछ मिलेगा, सब ले लो। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, सब ले लो, कुछ नहीं छोड़ना। वो जो आपको देते उससे डबल ले लो, बोलो मेरे लिए भी दो, मेरे घर के बच्चों के लिए भी दो, हमारे बहू के लिए दो, हमारे बेटे के लिए दो, सबके लिए दो। लेकिन वोट डालने के टाइम सिर्फ इतना सोचना कि उन्होंने आपको अच्छे रास्ते दिए, आपके घर में पैर रखने के बाद अच्छे गटर दिए, पैक गटर दिए या खुले गटर दिए। आप रास्ते से जा रहे हो तो अच्छी साफ सफाई, ऐसी कचरा पेटी दी, ये सोचना। और उसके बाद अगर आपको लगे कि इन्होंने नहीं दिया, तो आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बटन दबाना। और मैं वादा करता हूं, मैं इस चांदीवली को हीरा नंदानी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है।